हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द लेक्चर 2 ऑफ आवर बायोलॉजी के सिलेबस हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा था। हमने सेल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात की थी, कुछ हिस्ट्री ऑफ द सेल के बारे में बात की थी कि सेल डिस्कवरी कैसे हुआ, सेल का लिविंग सेल का सबसे पहली बार डिस्कवरी कब हुई। उसके बाद हमने जो है वो देखा सेल थ्योरी के बारे में, तो वो ऑलरेडी हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कर रखा था, दैट इज़ लेक्चर 1। सो दिस इज़ द लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में हम लोग सेल और उसके ऑर्गेनेल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और सेल्स के बारे में भी हम लोग जो है वो देखेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ बेसिक डिफरेंसेस बता रखे थे प्रीवियस क्लास में। आज मुमकिन हो पाया तो हम लोग उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट लास्ट में, ठीक है, नॉट राइट नाउ, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर रखे हैं। तो हमने जो है वो ऑल्दो इतनी डिटेल में नहीं की है, लेकिन हाँ इतनी कर ली है कि एग्ज़ाम में कोई भी सवाल मिस नहीं होगा, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग बार बार जो है बात करेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये टर्म्स बार बार आएंगे, तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल को लेकर बात करने वाले हैं और यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको लेकर बात करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दी सेल, तो सेल जो है उसके बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा था कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, दैट इज़ डेड सेल्स, एंड देन उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद जो लिविंग सेल का जो क्रेडिट दिया जाता है वो एंटोन वॉन लीeuwenhoek को दिया जाता है, दैट ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है। बट सेल जो है उससे हम लोग अगर डिटेल में स्टडी करें, अगर हम लोग सेल की स्टडी को थोड़ा सा डिटेल में करें तो हमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं कि सेल में आखिर है क्या। तो सेल में एक तरफ हमें देखने को मिलता है प्रोटोप्लाज्म और एक तरफ हमें देखने को मिलता है सेल वॉल, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सेल में, फ़िलहाल के लिए ब्रॉडली दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ द सेल। अब सेल में जो है वो सबसे पहली बार एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है अगर वो प्लांट सेल रहा, या फिर अगर हम लोग अगर बात करें बहुत डिटेल में तो दो किंगडम में, मोनेरा में हमने देखा था कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, है ना, पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने जो है वो एल्गी में भी देखी थी, फंजाई में भी हमने सेल वॉल देखा था कि फंजाई जो है उसमें काइटिन का सेल वॉल बना हुआ होता है। प्लांट्स में ऑलरेडी हमें पता ही है सेलुलोज का सेल वॉल बना हुआ होता है। तो एनिमेलिया किंगडम जो है, या किंगडम एनिमेलिया, इनमें जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनकी हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि सेल जो है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म की। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म को फर्दर जो है हम लोग बांटते हैं इनटू दी, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर हम लोग 4 कंपोनेंट्स में प्रोटोप्लाज्म को बांटते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का एक कंपोनेंट ही है, ठीक है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा साइटोप्लाज्म वो हिस्सा है जहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा हो जाता है न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। और चौथा है कुछ सेल प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे बट नॉट इन ग्रेट डिटेल्स, क्योंकि इस पे बारे में एग्जाम्स में इतना पूछा नहीं जाता है इस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग जो है वो कुछ बात कर लेते हैं अबाउट दी प्रोटोप्लाज्म, कि आखिर ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये आखिर आया कैसे। तो प्रोटोप्लाज्म जो है इसका मतलब होता है लिविंग, मतलब ये होता है लिविंग। प्रोटोप्लाज्म जो है वो पूरे के पूरे सेल में लिविंग सब्सटेंस है या लिविंग कैरेक्टर है, शो करता है। जबकि सेल वॉल जो है वो डेड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल किसी भी तरह से आपको किसी भी सेल को कोई भी सेल में आपको सेल वॉल जो है वो लिविंग नज़र नहीं आएगा। यही कारण है कि सेल वॉल जो है वो किसी भी तरह का एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, ठीक है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है। सेल वॉल कैसा है वैसे, फुली परमिएबल। फुली परमिएबल का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस को ये पास होने देता है, किसी भी सब्सटेंस को ये पास होने देगा, किसी को रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो लिविंग है ही नहीं। ये लिविंग है ही नहीं तो रोकेगा कैसे, जबकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म सबसे पहली बार डिस्कवर करने का काम किसने किया, तो जार्डिन ने। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना, कुछ टर्म्स जो कि पूछे जाते हैं और कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो जार्डिन जो है उन्होंने सबसे पहली बार प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। उसके बाद जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, इसको देने का काम किसने किया, तो पुरकिंजी ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है वो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हु कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया है।
फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है ये किसने कहा, प्रोटोप्लाज्म के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो ये किया है हक्सली ने। तीनों के तीनों साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, बायोलॉजिस्ट का नाम आपको याद रखना है। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की, जार्डिन ने। टर्म किसने दिया, पुरकिंजी ने। और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा, तो हक्सले ने। तीनों के तीनों सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, एक हम लोग सेशन रख लेंगे क्वेश्चंस का इस क्लास के बाद। मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर लाइव रख पाया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनको याद करना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स हमने देख रखे हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल का सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होता है इन प्लांट सेल, और एनिमल सेल में सिंगल लेयर होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद लिक्विड को कहते हैं या फिर फ्लूइड सब्सटेंस को कहते हैं, जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग बात भी करेंगे, जैसे इन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोजोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टेड्स, वैक्यूल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से सेल के अंदर फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म कहते हैं उसे, उसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये थोड़ा सा परमिएबल भी होता है, क्योंकि कुछ सब्सटेंस जो है वो पास होते रहता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे आपको गैप्स नजर आएंगे, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। बीच में सेंटर में इनफैक्ट थोड़ा सा जो है वो साइड में ही होता है, ये एक डार्क कलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, एंड अलॉन्ग विथ इट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन, जिसका काम कब आता है, सेल डिवीजन के समय ये काम आता है। ठीक है, खासकर मियोसिस में। चौथी चीज़ है सेल प्रोडक्ट्स। सेल प्रोडक्ट्स में बेसिकली कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, सेल के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, ऑल दीज थिंग्स आर दी बायोमोलिक्यूल्स। ये सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन सब चीज़ों पे सवाल नहीं आता है। सवाल मेनली जो है सेल ऑर्गेनल्स में इन्हीं सारी चीज़ों से आता है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग तो हम लोग प्रोटोप्लाज्म को क्या कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस सेल प्रोडक्ट्स, द होल थिंग, दीज ऑल थिंग्स कंप्राइजेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले सेल वॉल के बारे में। सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करने से पहले कुछ सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं। तो सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग है। ऑब्वियसली मैंने अभी बता दिया कि डेड होता है ये, डेड सेल नहीं, डेड होता है ये। इट्स अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना, फंक्शनिंग एज एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फंगाई एंड द प्लांट्स। नॉट सिर्फ फंगाई और प्लांट्स में नहीं, आपको यहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया और एल्गी में भी नज़र आएगा कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि फंगाई में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसका होता है, तो काइटिन का होता है, और प्लांट्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया में हम देखने को मिलता है सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। ये मैंने शायद पिछली क्लास में जो है वो बता रखा है, हाँ मैंने बता रखा है, मुझे याद है। मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया था, किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि मोनेरा में ज़्यादातर बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। उसमें एक आर्की बैक्टीरिया भी आता है जो कि बैक्टीरिया जैसा नहीं है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया जो है वो उसका सेल वॉल सीडोमूरिन का बना होता है, जो कि थोड़ा अलग होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, उतना डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना जानने की ज़रूरत ये है कि इतना सिर्फ आप लोग जानो कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। पहली बात, ऑब्वियसली मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक, प्लांटी क्या है, यूकैरियोटिक। तो दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, ऑब्वियसली है। ठीक है, लेकिन 2 एक्सेप्शन है। पहला एनिमल सेल में किसी भी तरह का सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और दूसरा जो भूल जाते हैं लोग वो है माइकोप्लाज्मा, जैसे फॉर एग्जांपल PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट है, और PPLO जो है वो यू कैन से कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। साइज़ इसका 0.1 माइक्रोमीटर, इतना छोटा होता है ये। जनरली बैक्टीरिया का साइज़ जो है वो 1 से 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा बैक्टीरिया है। ठीक है,
इसके अलावा और भी बहुत सारे माइकोप्लाज्मा आते हैं, जैसे विचर्स ब्रूम हो गया जो प्लांट्स में होता है, लेकिन उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो एनिमल सेल और माइकोप्लाज्मा, इन दो एक्सेप्शंस के अलावा बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल वॉल का काम क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इट्स ए प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड माइकोप्लाज्मा। तो ऑब्वियसली हमने इस पर बात कर ली है। नेक्स्ट थिंग, टॉकिंग अबाउट दिस सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो आपको ध्यान रखना है। 2-3 चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आप देखो तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये है सेल वॉल। ये पूरा का पूरा सेल वॉल जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, सेल वॉल जो है वो किसका बना हुआ होता है? तो सेल वॉल जो है वो ऑलरेडी मैंने बता रखा, प्लांट्स में सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल भी नज़र आएंगे और हेमियोसेलुलोज जैसे स्ट्रक्चर भी नज़र आएंगे जो कि प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल को अगर हम लोग जूम करके देखें तो हम 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है ये सेल वॉल। उसके बाद इसके ऊपर एक और होगा सेल, है ना। ये सेल वॉल जब खत्म हो गया तो सेल वॉल के ऊपर एक और सेल होगा। तो ये सेल को दूसरे सेल से अटैच करने का काम कौन करता है? मिडिल लैमेला। दिस इज़ कॉल्ड मिडिल लैमेला। ठीक है, और मिडिल लैमेला जो है वो दोनों सेल को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। कन्फ्यूजन नहीं करना है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो दोनों सेल्स को जोड़ने का काम करता है, जिसे हम लोग मिडिल लैमेला भी कहते हैं। दोनों जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। ठीक है, 2 सेल्स को जोड़ने का काम जो है, यहाँ पर मैंने दिखाया है, 2 सेल्स को जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? 2 सेल्स को जोड़ने का काम जो है वो मिडिल लैमेला करता है, जिसे हमें प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। मिडिल लैमेला को डिस्कवरी कौन किया था? जिस मिडिल लैमेला की डिस्कवरी जो है उसने वही जिसने वो डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, दीज आर फुली परमिएबल। मैंने बता रखा है ऑलरेडी। फुली परमिएबल क्यों होता है? क्योंकि ये पूरी तरह डेड होता है ना, तो डेड है तो ये किसी को रोक नहीं सकता है, इसलिए पूरी तरह से परमिएबल है। परमिएबल का मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है वो इधर से उधर जो है वो जा सकता है, आ सकता है और जा सकता है। ठीक है, इसमें 1 से 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने बता दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी लेयर इसमें शो नहीं किया है, लेकिन कई जो सेल वॉल होता है कहीं पर वहाँ पर टर्शियरी लेयर भी आपको नज़र आएगा। तो इन शॉर्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि सेल वॉल स्ट्रक्चर में 3 मेन लेयर प्रेजेंट होते हैं। एक प्राइमरी सेल वॉल जो कि इनर वॉल है, और एक सेकेंडरी सेल वॉल जो कि इनर थिक प्रोटेक्टिव वॉल है, और उसके ऊपर जो मिडिल लैमेला है, जैसे हम लोग टर्शरी कह रहे हैं काफ़ी बार, ये टर्शरी भी होता है, मिडिल लैमेला भी कह लो, प्लाज्मोडेस्माटा कह लो, सब सेम बात है। आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें बेसिक साइंस पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कोई नीट लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मिडिल लैमेला को आप समझ लो कि ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, और मिडिल लैमेला जो है वो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल की बात हो गई तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहली बात तो ये लिविंग होता है। अगर ये लिविंग है तो ये क्या होगा? परमिएबल होगा। लेकिन ये कैसा है? सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि ये अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को एंटर करने से, लेकिन कुछ सब्सटेंस को ये अलाउ नहीं करता है। तो सेल मेम्ब्रेन या फिर मैं बोलूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन, फ्लेक्सिबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, यहाँ पे वर्ड है सिलेक्टिवली परमिएबल, एंड लिविंग बाउंड्री फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटीरियर। बहुत अच्छा डेफिनेशन है। अंदर का जो साइटोप्लाज्म है इसको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है एनिमल सेल्स में? तो ये सेल वॉल करता है। ठीक है, तो सेल वॉल के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछा गया हु इज़ कॉल्ड द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल, तो सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल जो है वो सेल वॉल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये नीचे वाला हो गया, अंदर वाला हो गया साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म और जो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट है इसको सेपरेट करने का काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा था उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में आप जैसे अगर गौर से देखो तो आपको ये नज़र आएगा कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ लिपिड्स आपको ध्यान में देने हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आपको ध्यान में देख सकते हो, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, इसके अलावा कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं,
फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट है, चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर आपको जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन्स या फिर अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन्स आपको नज़र आएगा। ये सब क्या है? इतनी सारी चीज़ें देखकर आप एक चीज़ तो अनुमान लगा सकते हो कि सेल किसका बना हुआ है, लिपिड्स का, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये शब्द आ रहा है लिपिड्स, यहाँ पे देखो ग्लाइकोलिपिड्स है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो ये सब इसका मतलब क्या है, लिपिड यहाँ पर तो प्रेजेंट है। दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, चैनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। तो एक चीज़ और हमें क्लियर हो गई कि इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो मेनली सेल वॉल किसका बना हुआ है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना हुआ है सेल वॉल, जिसमें लिपिड जो है वो कितना परसेंट है और प्रोटीन जो है वो कितना परसेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटीन जो है वो अराउंड 58 to 59% है सेल वॉल में। तो प्रोटीन यहाँ पर आपको प्रोटीन जो है वो नज़र नहीं आएगा या फिर कम आएगा, प्रोटीन जो है वो आपको कम नज़र आएगा, लेकिन प्रोटीन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा है। प्रोटीन अराउंड 60% कंपोजिशन में 60% प्रोटीन का बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, और लिपिड्स जो है वो अराउंड 35 to 40% का बना हुआ है, और जो बचे कुछ 1-2% है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको इस स्ट्रक्चर में बताऊँ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 2 आपको फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर नज़र आएंगे। ये जो हेड दिख रहा है, दीज हेड्स आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, जिनको पानी पसंद हो। और ये जो टेल्स होते हैं ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी से डरता हो। इसलिए आप देखो तो टेल जो है वो हमेशा अंदर की तरफ है, ये हेड जो है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी हेड बाहर की तरफ है और टेल जो है वो अंदर की तरफ है। क्यों? क्योंकि दे आर हाइड्रोफोबिक, तो पानी से दूर रहना ये पसंद करते हैं। सो दिस इज़ दी फॉस्फोबाइलिपिड लेयर विच इज़ प्रेजेंट, जिसमें हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टेल्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हम लोग देख सकते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है वो सेल के पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स आपको जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, जिनको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि एक सेल से कोई ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र या फिर जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें हेल्प करता है ये चैनल प्रोटीन। कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी होते हैं, एक एक करके इन पर जो है वो हम लोग देखेंगे, इन पर हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि समझना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन के इस साइड वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, बाहर का स्ट्रक्चर है, बाहर का स्पेस है, और इसके नीचे वाला जो है ये साइटोप्लाज्म है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये मतलब ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन हो गया, एक्सटर्नल स्पेस हो गया, और इसके अलावा जो अंदर का है ये है साइटोप्लाज्म। और हम लोग किसको स्टडी कर रहे हैं? इसको स्टडी कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ एक एक करके आप देखो। यहाँ पर आपको दिखेगा फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर यहाँ पर नज़र आएगी, जिसमें आपको दिखेगा एक हेड, ये ऊपर वाला जो कि हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग, और एक दिखेगा आपको टेल जो कि हाइड्रोफोबिक होता है यानी वाटर फियरिंग। दोनों मैंने बता दिया। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स नज़र आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इंटीग्रल प्रोटीन नज़र आएगा। तो मैंने बता दिया है इंटीग्रल प्रोटीन जो है इसे हम लोग कभी कभी इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कभी कभी इसे हम लोग टनल प्रोटीन भी कहते हैं, और या फिर इसे हम लोग जो है वो चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। तो अभी जैसे मैंने दिखाया फिगर में चैनल प्रोटीन क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, चैनल बना के एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फॉर द सब्सटेंस, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। दूसरा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब है जो आपको सरफेस में नज़र आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर जो है वो कहाँ गया, ये रहा पेरिफेरल प्रोटीन। इसको हम लोग जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि पेरिफेरी में रहता है। और ये प्रोटीन जो है ये बेसिकली आपको सरफेस में ही देखने को मिलेगा, ऊपर नहीं या फिर नीचे में, ठीक है। इसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल के लेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल के लेयर्स जो है वो बहुत माइन्यूट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर चैनल प्रोटीन है ना, चैनल प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन्स जो है वो आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, बस आपको इनका नाम ध्यान रखना है और इतना ध्यान रखना है कि इनका काम क्या है बस, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि लिपिड्स का बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन नज़र आएगा ही। ग्लाइको का मतलब क्या है? कि शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज।
तो ऐसा प्रोटीन जो कि अटैच्ड है किसके साथ, शुगर के साथ, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ, और ऐसा लिपिड जो किसके साथ अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो उसे हम लोग क्या देते हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट रिच चेन्स, ठीक है, जिसमें जो है एक लिपिड की लेयर प्रेजेंट है और एक प्रोटीन की लेयर जो है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट सेल मेम्ब्रेन इन ए फ्लूइड मोजाइक इज ए फ्लूइड मोजाइक ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फ्लूइड मोजाइक इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही एक फ्लूइड की तरह है, जिसमें कंपोनेंट्स जो है वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं, ये मूव कर सकता है, ये इधर से उधर मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है क्या। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन इस स्ट्रक्चर को प्रपोज करने का काम दो साइंटिस्ट ने किया, जैसे कहते हैं, जिनका नाम है सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन जो है दीज वेर द साइंटिस्ट हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ईयर भी आपको याद रखना है 1972, ठीक है। इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन में 4 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसके अलावा प्रोटीन्स, इसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बाकी हर चीज़ मैंने बता दी है। लिपिड की बाइलेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसमें आपको एक टेल नज़र आएगा और एक हेड नज़र आएगा। टेल हाइड्रोफोबिक होता है और हेड हाइड्रोफिलिक होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है पहले। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, डेट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई होप सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपको क्लियर होगा, सेल वॉल आपको क्लियर होगा। बेसिक चीज़ें हैं जिस पर सवाल जो है वो बनता है। इस क्लास को करने के बाद आप डायरेक्ट जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स में जाकर आप उस सेल ऑर्गेनेल्स का सवाल जो है वो बनाएंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पर, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, वो आपको खुद जो है वो देना होगा, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं सोच रहा था कि यूट्यूब में भी अपलोड करूँ, तो मैं उनके आंसर्स यूट्यूब में ही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से मैच कर लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, द सेकेंड ऑर्गेनल ऑफ द सेल वॉल। अब माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड लेयर है। देखिए कुछ ऑर्गेनल्स आपको सिंगल मेम्ब्रेन दिखेंगे, कुछ ऑर्गेनल्स आपको डबल मेम्ब्रेन दिखेंगे, और कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होंगे जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा, नो मेम्ब्रेन, किसी भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी मेम्ब्रेन नज़र नहीं आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसमें आपको डबल मेम्ब्रेन नज़र आएगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड लेयर है, सॉसेज शेप्ड लेयर है। सॉसेज शेप्ड, जैसे ये सॉसेज होता है ना, सॉसेज जो आपने अगर देखा हो, ये सॉसेज जैसा दिखता है, या फिर इसे हम लोग सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल भी कहते हैं। डायमीटर अराउंड 0.2 to 1 यहाँ पर नैनोमीटर होगा, और जो लेंथ है वो 1 to 4.1 नैनोमीटर। इतना डिटेल नहीं पूछेगा, बस मैंने दे दिया है दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेस्ट सीरीज़ में आपको ऐसे सवाल दिख जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार सवाल होंगे, लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट्स इस पर कंफ्यूज होंगे कि ये सवाल आएगा नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको देख रखा है, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो इतना कन्फ्यूजन में जीते हैं, उन कन्फ्यूजन में नहीं जीना है। ये सवाल जो है वो बहुत हाई चांसेस है कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप दिल की तसल्ली के लिए इसे रट सकते हैं तो रट लो, ठीक है। दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स, एक्सक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र नहीं आएगा। प्रोकैरियोट्स में आपको क्या नज़र आएगा, मैंने आपको पिछले क्लास में शायद बताया होगा, मीज़ोजोम नज़र आएगा, ठीक है, नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये एटीपी को जनरेट करते हैं थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये हम लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन को समझाने में बहुत समय लग जाएगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो थोड़ा सा मतलब अगर हम लोग रेस्पिरेशन में समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ के बजाय वहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा इससे, ठीक है। दूसरी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनमस। सेमी ऑटोनमस क्यों कहते हैं? कोई भी ऑर्गेनल सेमी ऑटोनमस तभी कहा जाएगा जब उसके पास अपना डीएनए होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या अपना डीएनए है? तो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक सर्कुलर डीएनए है, अपना एक 70S राइबोसोम है, और आरएनए भी है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, खुद से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर यही चीज़ आपको जो है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, क्लोरोप्लास्ट में भी नज़र आएगा, उनका एक अपना खुद का डीएनए है, ठीक है, इनके अंदर डीएनए है,
मतलब सोचो कि सेल के अंदर डीएनए है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि सेल के अंदर है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है, ठीक है। तो ये उसका कुछ स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको जो है वो एक आउटर मेम्ब्रेन नज़र आएगा, ये यहाँ तक ये आउटर मेम्ब्रेन ये वाला होगा, थोड़ा अंदर कर दिया, ये आउटर मेम्ब्रेन नज़र आएगा, और एक इनर मेम्ब्रेन नज़र आएगा। इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी बोलते हैं इसको, ये इनर मेम्ब्रेन है। और बीच का जो स्पेस है उसे हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स नज़र आएगा, ये मैट्रिक्स है अंदर वाला, ये मैट्रिक्स हो गया। जो आपको अंदर में जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मैट्रिक्स हो गया। इसके पास जो है अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है, और आपको एक राइबोसोम भी नज़र आएगा, 70S राइबोसोम। ये 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम क्या है, राइबोसोम में हम लोग बात करेंगे इस पर। बेसिकली सेडिमेंटेशन रेट है, कितनी जल्दी जो है वो सेडिमेंटेशन हो सकता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उस राइबोसोम का, तो उस सेल का, तो उसे हम लोग जो है वो डिवाइड कर देते हैं 70S और 80S में। बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली, उनमें जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होता है 70S, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 80S होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं एक सेल ऑर्गेनल के अंदर की राइबोसोम की। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, उसके अंदर की राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो वो 70S है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। कुछ ग्रैन्यूल्स भी हम यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे उस पर। तो फंक्शंस क्या है इसका ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ऑक्सीजन जो है उससे ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू इट प्रोड्यूसेस द एटीपी। और एटीपी क्या है, करेंसी का यूनिट है, यूनिट ऑफ करेंसी, एनर्जी करेंसी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, एनर्जी करेंसी। और इससे जो है वो एनर्जी रिलीज़ होता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो क्या क्या आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन लेयर है, बाहर का मेम्ब्रेन स्मूथ है और अंदर का मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर जो है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें जो है वो हम कुछ एंजाइम से मिलकर एक क्रेब साइकिल रन होता है। क्रेब साइकिल के बारे में हम लोग जो है वो बाद में बात करेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं छूटेगा। बस हम लोग यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल्स आखिर उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, बस यही सब जान रहे हैं। क्रेब साइकिल अपने आप में ही 1 घंटे का टॉपिक है, तो इसको हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में आराम से समझेंगे, ठीक है। सब कुछ आएगा, प्लांट्स का रेस्पिरेशन, एनिमल्स का रेस्पिरेशन, सब कुछ जो है हम लोग रेस्पिरेशन के चैप्टर में ही समझ लेंगे। एटीपी प्रोडक्शन का साइट है, कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन में रन होता है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है कि इनर मेम्ब्रेन यानी कि मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन रन होता है, और इसके कारण एटीपी प्रोडक्शन जो है वो होता है। ये साइट है एटीपी प्रोडक्शन का, ईटीसी के थ्रू होता है। ये क्लास 12th में पढ़ाया जाता है कि 11th में कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वेरी कर सकता है, कितना होगा ये डिपेंड करता है कि सेल की कितनी डिमांड है। अगर जैसे वो मान लो मसल सेल है जिसकी जो है वो एनर्जी की डिमांड बहुत हाई है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगा। अगर कोई ऐसा सेल है जहाँ पर रेस्पिरेशन जो है वो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर उसकी एनर्जी की डिमांड उतनी नहीं है, तो वहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ये दे कर रखा है। ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर कट स्ट्रक्चर है, उसमें आप देख सकते हो एक डीएनए प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन है, एक्सटीरियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी इंटीरियर मेम्ब्रेन है। और इनर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है ये यहीं पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ईटीसी रन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट इज राइबोसोम। तो राइबोसोम कौन सा प्रेजेंट होता है ये भी ध्यान रखना है, 70S राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, और अपने डीएनए होने के कारण ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस खुद से कर सकता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए अब आपने कुछ जो है वो प्रोसेस पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अगर नहीं पढ़ा है तो वो फिर आगे आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है इसलिए सेल विद इन सेल भी कहते हैं, क्योंकि एक तो सेल के पास जो है वो डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में डीएनए है। इसका मतलब जो है वो सेल की तरह ये काम कर रहा है, ये रेप्लिकेट भी कर सकता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसलिए इसको हम लोग सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए, हैज़ इट्स ओन राइबोसोम्स, आरएनए प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, सो इट कैन मेक सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स एंड डिवाइड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो सब कुछ मैंने यहाँ पर दे के रखा है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बाय द वे आपको पता होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, जिसके कारण विच प्रोवाइड्स एनर्जी आफ्टर ब्रेक डाउन। तो एनर्जी करेंसी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता कैसे, थोड़ा सा यहाँ देख लो, उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें रेस्पिरेशन में देखेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों को नज़र आता है जहाँ पर जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो खाना जो है ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बॉडी में। इस ग्लूकोज को एनर्जी देने के लिए इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, और ये ऑक्सीडेशन होगा कहाँ पे, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये रहा ग्लूकोज C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन के साथ जो है इसका ऑक्सीडाइजेशन होगा। अब ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होगा तो यहाँ पर हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नज़र आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर जो है वो 36 to 38 ATP, ये क्या है, 2 ATP कहाँ से आएगा, ये मैं आपको जो है वो साइकिल में बताऊँगा, क्रेब्स साइकिल में। 36 ATP अपना जितना जान लो कि 36 ATP जो है वो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगा, और ये 36 ATP जो है, यही ATP से हम जो भी डेली वर्क का जो फंक्शन करते हैं, यही ATP जो है वो करवाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन कम्प्लीटली इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोग को नज़र आता है ATP का फॉर्मेशन। तो एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड बाय द सेल। तो दिस इज़ कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीफ में इतना जानो बस अभी, ये बिल्कुल ही ज़्यादा ब्रीफ है, इसके भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन रेस्पिरेशन में हर चीज़ का समय आता है, तो रेस्पिरेशन का जब समय आएगा तो उसमें हम लोग जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, और उसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। ना सिर्फ हम लोग जो है वो ऑर्गेनिजम्स, हम लोग बैक्टीरिया के अंदर के रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, और जितने भी तरह के रेस्पिरेशन अलग हो सकते हैं जिस पर सवाल आने के चांसेस हैं, उनकी रेस्पिरेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्लांट्स की रेस्पिरेशन कैसे होती है, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख डाली हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आपको जो है वो आउटर मेम्ब्रेन नज़र आएगा। आउटर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, तो आपको 2 मेम्ब्रेन नज़र आएगा, एक आउटर और एक इनर। तो आउटर मेम्ब्रेन में आपको नज़र आएगा कि ये मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, ये कंटिन्यूअस है, एंड दिस इज़ हाईली परमिएबल ड्यू टू पोरस प्रोटीन्स। लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टी, ये स्मूथ नहीं होता है। दिस हैज़ सम इनफोल्डिंग्स, ये फोल्डिंग्स आपको देख रहे हो, ये फोल्डिंग्स, दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टे that project into the matrix greatly increases the surface area for the biochemical reactions। अब जब भी आप देखोगे तो ये जो भी इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये मेनली जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप विलाई को देखो, तो इंटेस्टाइन में हमारे पास जो है वो विलाई प्रेजेंट है। ये विलाई जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन में। अब ये विलाई जो है वो इस तरह के प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह के जैसे ये हैं। ये इससे होता क्या है, अगर ये सीधे लाइन में प्रेजेंट होता तो इससे जो है वो सरफेस एरिया इसका सीमित हो जाता। लेकिन जब ये इस तरह से प्रेजेंट है तो उसी एरिया में देखो, उसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा सरफेस एरिया जो है ये कवर कर रहा है, तो सरफेस एरिया फोल्डिंग से बढ़ जाता है। इसीलिए इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड है, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को डीएनए का नज़र आएगा, राइबोसोम्स नज़र आएगा, है ना, कुछ एंजाइम्स नज़र आएंगे। क्रेब्स साइकिल में ये एंजाइम्स काम आएंगे, फिर से उसके बारे में बात करेंगे। और मैट्रिक्स, ये अंदर में जो मैट्रिक्स है ये डीएनए हो गया, ये सर्कुलर डीएनए। तो अंदर में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, मैट्रिक्स काफ़ी डेंस होता है, एंड इट्स ए होमोजेनस फ्लूइड फिलिंग द इनर कंपार्टमेंट। इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रहा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी। और ये सेमी ऑटोनोमस के बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है। इनके पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस ये कर सकते हैं और रेप्लिकेट भी ये कर सकता है। राइबोसोम्स किस काम में आता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो अपना डीएनए और अपना प्रोटीन होने के कारण ये अपना खुद का जो है अपना राइबोसोम होने के कारण ये खुद का प्रोटीन सिंथेसिस खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर की पॉइंट्स मैंने जो है वो हर चीज़ बता के रखा है, आप लोगों को जो है ये सब पढ़ लेना है, सब कुछ जो है वो रिवाइज हो जाएगा। मैंने एक ही कुछ पॉइंट्स को जो है वो 2-3 बार इसलिए लिख कर रखा है ताकि उसको बार बार आप पढ़ो तो आपको याद हो जाए वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो एक लाइन में हम लोग क्या कह सकते हैं
Which organelle is called powerhouse of the cell? तो mitochondria is called the powerhouse of the cell because mitochondria generate ATP through aerobic respiration and this ATP is called the energy currency of the cell. ठीक है, बात खत्म. नाउ टॉकिंग अबाउट द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हम लोग बात करते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया, सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लिया, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया. नाउ लेट्स सी अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर जो है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है इस तरीके से. ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी ये दोनों आपको न्यूक्लियस के करीब ही नजर आएंगे. ठीक है, ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक ऑर्गेनल है डिवाइडिंग द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो सरफेस है, अंदर का जो एक सेलुलर सरफेस है उसको हम लोग ल्यूमिनल कहते हैं. और जो साइटोप्लाज्म की तरफ बाहर का जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं. ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो मैंने बताया ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है ये अटैच्ड होता है. ठीक है, तो इट इज़ कंटिन्यूस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये आपको DNA के आसपास ही नजर आएगा, नॉट DNA, न्यूक्लियस के आसपास ही नजर आएगा. इसमें हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं. जिसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है वी कॉल देम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वी कॉल देम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है ऑब्वियसली अब दिमाग लगाओ कि वो क्या सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा. और जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता, तो वो क्या सिंथेसाइज करेगा? लिपिड सिंथेसाइज करेगा. सो अगर स्टेटमेंट पर है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो पोर्टर ने इसकी डिस्कवरी की थी. और इसको जो है वो साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहा जाता है. ये स्केलेटन की तरह नज़र आता है. अगर आप देखो तो ये जो है वो स्केलेटन की तरह नज़र आता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, और इससे क्यों कहा जाता है स्मूथ, तो इसके बारे में मैंने बता रखा है. ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट. जैसे मैंने बताया ना कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, जो कि सेल मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म से बिल्कुल अलग है अंदर का स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज लूमिनल. ठीक है, और जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म के साथ जो है वो अटैच्ड है या फिर साइटोप्लाज्म से टच हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ठीक है, दिस इज द स्पेस आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं. ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी डिस्कवरी किसने की? पॉटर ने की. और इसमें जो है वो दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं सेल के अंदर, स्मूथ और रफ. तो ये मैंने बता रखा है यहाँ पे. तो थोड़ा हम डिटेल में बात कर रहे हैं तो डिटेल में हम लोग देख भी लेते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? तो ATS राइबोसोम प्रेजेंट होता है. ये भी आपको ध्यान रखना है. RER में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है अगर ये पूछ दे तो 70S ऑप्शन में हो सकता है राइबोसोम, और 80S ऑप्शन में हो सकता है. अगर बहुत वाहियात सा ऑप्शन दिया तो 40S और 60S भी दे सकते हैं. लेकिन अगर कोई जानकार व्यक्ति होगा या फिर एक जानकार स्टूडेंट होगा, जानता होगा कि 70S और 80S राइबोसोम्स ही होते हैं मेनली. तो 70S और 80S राइबोसोम्स में से कोई एक राइबोसोम होगा, तो 80S राइबोसोम जो है इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. तो मैंने बता दिया राइबोसोम प्रेजेंट है तो वहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होगा ही होगा. स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन की जगह ये लिपिड्स बनाता है. ठीक है, सो दिस इज द स्मूथ. सी यू कैन सी द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. यहाँ पर कोई राइबोसोम्स होता नहीं है ना, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह दिखता है. और यहाँ पर देखो ये राइबोसोम प्रेजेंट है तो इट्स अपीयर्स लाइक ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं. तो RER जो है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट सिंथेसाइजेज एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल. ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है. और दूसरी बात है कि इस जो SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड्स के साथ साथ फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स की भी निर्माण करते हैं. एंड दे हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजन. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजन सेल के अंदर में कौन सा ऑर्गेनल करता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. ठीक है, तो की डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिड्स. इतना ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उससे ज़्यादा नहीं. प्लास्टिड्स के बारे में बात करें तो प्लास्टिड जो है उसको किसने डिस्कवर किया? अर्नेस्ट हैकेल ने डिस्कवर किया. अर्नेस्ट हैकेल जो है काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं. इनका नाम और भी बहुत जगह पे आएगा. सबसे पहली बार इन्होंने जो है प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया, लेकिन इसको ऑब्जर्व करने का काम जो है वो स्किम्पर ने किया. स्किम्पर ने इसको जो है वो ऑब्जर्व किया और ये पता लगाया कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं. प्लास्टिड्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं.
ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सिंपल है, ये सब कलरिंग का मेथड है। जो वो कैसा कलर दे रहा है ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा क्लोरोप्लास्ट है या कौन सा वो क्रोमोप्लास्ट है या फिर क्लोरोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है। तो प्लास्टिड्स जो है दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अभी मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। इसके अलावा सेकंड में हम लोगों को नज़र आया है प्लास्टिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा था, तो सिंगल मेम्ब्रेन था। अभी मैंने दिखाया ना फिगर में, सिंगल मेम्ब्रेन था वो। तो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसमें आपको जो है वो इस तरह से थाइलेकॉइड्स नजर आएंगे। ये एक सिंगल जो है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये थाइलेकॉइड्स है। और ये थाइलेकॉइड्स अगर ग्रुप में रहे तो इनको हम लोग कहते हैं ग्रेना, ठीक है। और थाइलेकॉइड्स के बाहर का जो ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। तो जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में मैट्रिक्स प्रेजेंट था, क्रिस्टी के अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट था, यहाँ पर जो है वो मैट्रिक्स की जगह यहाँ पर हम लोग उस लिक्विड को स्ट्रोमा कह देते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में ग्रीन कलर देता है, ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। दूसरी बात ये है कि क्लोरोप्लास्ट इज़ द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये ग्रीन है तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाए जाएंगे, लीव्स और स्टेम्स में पाया जाता है। एक बार बीपीएससी या शायद यूपीपीएससी में कहाँ पे तो एक सवाल पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं है, उसमें ये पूछा गया था कि प्लांट्स में क्या हरा ग्रीन स्टेम जो है क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो हाँ वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि ग्रीन स्टेम में अगर क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो वहाँ पर भी आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो ग्रीन को छोड़कर बाकी सारे कलर्स देता है, येलो, ऑरेंज, रेड, बाकी सारे कलर्स ग्रीन को छोड़कर। तो जनरली ये फ्लावर्स में पाया जाएगा, फ्रूट्स में पाया जाएगा, क्योंकि रंग बिरंगे जनरली यही होते हैं। सो दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, ठीक है। ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो है ये कलर प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके के। और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये किसी भी तरह का कलर नहीं होता है, इसमें कलरलेस प्लास्टिड होता है। इनका सिर्फ एक काम है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स सच एज स्टार्च, सच एज ऑयल्स एंड सच एज प्रोटीन्स। ये काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोदाम वाला करते हैं, स्टोरेज वाला काम करते हैं, ठीक है। तो फाउंड इन नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक रूट्स, सीड्स, ट्यूबर्स, इसमें जो है हम लोग को देखने को मिलता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स का मतलब है इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट्स ग्रीन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जैसे जो पार्ट नॉन ग्रीन है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स, फॉर एग्जांपल सीड्स, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करें तो प्लास्टिड्स के बारे में बात करें और भी, तो नोट करने वाली बात यह है कि प्लास्टिड्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज, इन फोटोसिंथेसिस एंड पिगमेंट फॉर्मेशन इन दी प्लांट सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिगमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, 3 तरह के जो है वो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और हर एक प्लास्टिड का अपना अलग पिगमेंट होता है, ठीक है। और वही सब जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पर हर एक प्लास्टिड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख कर रखा है। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का साइट माना क्या जाता है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये है पूरा का पूरा ग्रेना, इसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं, सिंगुलरली, प्लूरल में होता है ग्रेना। दिस इज़ द स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स। और यहाँ पर जो है लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ऐसे हम ज़रूरी भी नहीं है लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की बात करने, क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा वो, ठीक है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है नीट के स्टूडेंट्स या फिर जो क्लास 12 के बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 के, उनको जो है ये पढ़ना पड़ता है। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक इंटरनल मेम्ब्रेन यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ इसलिए इसको जो है हम लोग डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जनरली परमिएबल होता है और इंटरनल मेम्ब्रेन जो है इसका काम क्या है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट। तो सिंपल सी बात है, ये भी परमिएबल होता है, ठीक है। फोर्थ थिंग इज़ द थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड जो है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर है। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये इस तरह से, दीज आर कॉल्ड दी थाइलेकॉइड्स। So these are the flattened disc-like sac and site of the light dependent reactions, ठीक है। अब लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस बात करेंगे इस पर। नेक्स्ट इज दी डीएनए। तो अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा किस ऑर्गेनल के पास अपना डीएनए होता है, तो ये प्लास्टिड है, जिसके पास अपना एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है।
कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? तो 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम था? तो 70S राइबोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों प्रोटीन सिंथेसिस खुद से कर सकते हैं। स्ट्रोमा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। दिस इज़ द फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच ऑल दी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। इस यहाँ पर हम लोगों को लाइट रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल नज़र आता है। कैल्विन साइकिल जो है इसके बारे में भी हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैल्विन साइकिल जो है ये भी बहुत हाई लेवल की चीज़ है, लेकिन कैल्विन साइकिल पर सवाल जो है वो नहीं आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं कैल्विन साइकिल को लेकर, आप उसे जो है वो देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो किसी काम की आएगी, खासकर PCS एग्ज़ाम में। ठीक है, UPSC में भी काम नहीं आएगा, PCS में भी मुझे लगता कहीं काम आएगा। और लास्ट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है इट इज़ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और क्लोरोफिल में हम लोग को नज़र आता है क्या? इट इज़ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स दैट ट्रैप्स द लाइट एनर्जी। ठीक है, तो क्लोरोफिल के बारे में मैंने जो है आपको बता रखा है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द नेक्स्ट इज़, तो अब क्लोरोप्लास्ट में जो है फोटोसिंथेसिस का एक साइट है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब बचपन से तो पढ़ते आए हो, तो इसमें जानने की कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इक्वेशन को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उससे प्लांट एक खाना बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, और इसके एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो जनरली प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, ओशन बेस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़्यादातर जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं प्लैंकटॉन्स के द्वारा हम लोगों को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। ये मुझे नहीं लगता इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये बच्चा वाला प्रोसेस है, इसीलिए मैं इसे डिटेल में नहीं बता रहा। ये सिंपल सा एक रिएक्शन है, इस पर ज़्यादा कुछ डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्लूकोज फॉर्म होता है और ग्लूकोज के साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता, मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि जितना इन्फॉर्मेशन मैंने इस PDF में दे रखा है ना, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि पूछा जाने वाला है। लाइट रिएक्शन के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्रेना में होता है, और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है। एक चीज़ बच्चों को लगता है कि लाइट रिएक्शन दिन में होता है और डार्क रिएक्शन रात में होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में सनलाइट को स्टोर करके रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और दूसरी बात, जो डार्क रिएक्शन है इसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहाँ पे होता है? ये स्ट्रोमा में होता है। सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये रात में होगा। ठीक है, तो ये इसमें की पॉइंट्स मैंने बता रखा है। अब यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि NADH ATP ये सब जो है आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये NADPH जो है इसके बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं। और दूसरी बात, अगर मैं ये बताने लग गया ना तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इस कारण से मैं इसको जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेन कर रहा हूँ कि ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन करने नहीं पूछा जाएगा। मैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आपको जो है वो गलत लगता है, इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। कैल्विन साइकिल जो है ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है। कैल्विन साइकिल जो है ये नीट के स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं डिटेल में, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ समरी क्या है? लाइट रिएक्शन कैप्चर्स एंड स्टोर्स एनर्जी इन ATP। बस अब इतना ध्यान रखो कि लाइट रिएक्शन से प्लांट क्या करता है? एनर्जी स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और डार्क रिएक्शन में ये इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट दी CO2 एंड H2O इनटू ग्लूकोज एंड रिलीज दी ऑक्सीजन। तो दोनों जो है वो क्या हो रहा है? एक साथ हो रहा है। मतलब यहाँ पर लाइट रिएक्शन से ATP बना, और उसके बाद उस ATP का इस्तेमाल जो है वो डार्क रिएक्शन जो है वो इस ATP का इस्तेमाल ग्लूकोज को बनाने के लिए कर रहा है। तो ये एक साथ हो रहा है, ये जो है वो अलग अलग नहीं हो रहा है, ये एक साथ हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ बीच में मैंने ATP लिखा है ना, तो यहाँ पर जो है वो क्या बन गया? वाटर स्प्लिट हो गया, ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया, और इससे जो है वो इस ATP जो फॉर्म हुआ है, ये ATP और जो ये NADPH के बारे में जो मैंने बताया, ये दोनों जो कि लाइट रिएक्शन से बना, ये दोनों जो है वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बनाना है ना, तो ग्लूकोज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक, बस इतना अगर आप ध्यान रख लोगे ना तो इससे ज़्यादा सवाल जो है वो पूछने के चांसेस नहीं है, पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं ये काफ़ी हाई लेवल चीज़ है। देन नेक्स्ट इज़ क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टी कलर ऑफ द प्लांट पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेटल्स देखो तो काफ़ी सारे खूबसूरत पेटल्स आपको नज़र आएंगे अलग अलग कलर्स के, वो सब कैसे हुआ? क्रोमोप्लास्ट के ज़रिए। अगर पत्ते में आपको ग्रीन के अलावा कोई भी कलर नज़र आ रहा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। जो फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये सभी फ्रूट्स जो हैं, ये सभी फ्रूट्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल मैंने देख रखा है, ये सब क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स हैं। टोमेटो में क्या है? लाइकोपीन। टर्मरिक में ज़ैंथोफिल। एप्पल में एंथोसाइनिन। चिली में कैथेप्सिन। पपाया में कैरिकैक्सैंथिन। और कैरेट में कैरोटीन। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं जिनको आपको जो है वो लर्न करना है। ये क्रोमोप्लास्ट ही है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट्स को जो है यहाँ पर मैंने दे रखा है, ठीक है। तो आपको मेनली जो है वो टोमेटो का याद होना चाहिए, कैरेट का याद होना चाहिए, कैरेट के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, और आपको टर्मरिक और एप्पल का याद होना चाहिए। ये 4 चीज़ का तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये 4 बहुत कॉमन चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि पूछा जाता है, कैरेट का बहुत बार पूछा गया है, और टर्मरिक का भी मेरे ख्याल से 2 बार जो है वो पूछा जा चुका है अब तक। मुझे साल याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये याद है कि पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें आपको पिगमेंट्स याद रखने ज़रूरी हैं। देन लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जो है दिस इज़ द कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होता है। कलरलेस प्लास्टिड का मतलब क्या है? कलरलेस प्लास्टिड का मतलब है कि कोई भी कलर जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रेजेंट इन दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सनलाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट, अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, टर्मरिक हो गया, गार्लिक हो गया। टर्मरिक तो खैर इसमें क्रोमोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, और ल्यूकोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लावर हो गया, ब्रांचेस हो गए, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ फ्लावर्स में देखना आप, कुछ फ्लावर जो है वो उसमें कोई खास कलर होता नहीं, या फिर वो कलरलेस होता है, ठीक है, वाइट कलर, या फिर मैं बोलूँ कि उसमें आपको कोई कलर डिस्टिंक्शन नज़र नहीं आएगा। ब्रांचेस हो गए, कुछ स्टेम्स हो गए जो कि काफ़ी ब्राउन कलर के होते हैं, या फिर उनमें जो है वो बहुत मोटा छाला पड़ जाता है, वो सब जो है ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। ये सब जगह पे ल्यूकोप्लास्ट मेनली प्रेजेंट होते हैं, ये दिखाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेम में या हर ब्रांच में या हर फ्लावर में प्रेजेंट हो, लेकिन मेनली इन सब जगह में प्रेजेंट होता है। मॉडिफाइड रूट हो गया, जैसे कैरेट, टर्निप, रेडिश, बीट, यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सही देखो, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही प्रेजेंट है। अब ये मत सोचना कि जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, जहाँ क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। एक साथ 2 पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, एक साथ 2 पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है। तो ल्यूकोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स हो गए, इनसे ये सब सनलाइट से एक्सपोज नहीं है, तो सनलाइट से जब एक्सपोज नहीं है तो इनको जो है वो आप इनके बारे में जो है आप कह सकते हो कि ल्यूकोप्लास्ट इनमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर सनलाइट से एक्सपोज होते तो वहाँ पर आपको क्लोरोफिल नज़र आता, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट है और इलायोप्लास्ट है। मुझे भी नहीं लगता ये पूछा जाने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है यहाँ पे शॉर्ट में कि अमाइलोप्लास्ट जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आलू हो गया, आलू में मेनली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्वीट पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या है? अमाइलोप्लास्ट है। एल्यूरोप्लास्ट क्या है? प्रोटीन का स्टोरेज में हेल्प करता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल लेगुमिनस प्लांट, पी, सोयाबीन, पल्स, ये सब क्या है? ये सब एल्यूरोप्लास्ट है। और इलायोप्लास्ट बेसिकली यहाँ पर लिपिड और ऑयल का हम लोगों को स्टोरेज नज़र आता है। जैसे यहाँ पर लिपिड और ऑयल मतलब क्या है? जितने भी ऑयल सीड्स हो गए, है ना, जितने भी सीड्स हो गए, जैसे कैस्टर सीड्स, है ना, इसके अलावा अलसी हो गया, ये अलसो नहीं है, अलसी है, अलसी सीड्स, ठीक है, ये अलसी सीड्स है, मस्टर्ड है, ये सब क्या है? दीज आर ऑयल सीड्स, इससे हम लोग तेल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लिपिड और ऑयल जो है वो नज़र आता है, ठीक है। सो इन सारे सीड्स में कौन सा ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है? तो इलायोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ जो तिलहन, जिसको तिलहन नहीं बोलते, दलहन कहते हैं, दलहन के पौधे में किस तरह के प्रेजेंट है, किस तरह के ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है? तो एल्यूरोप्लास्ट। और जो आलू हो गया, स्वीट पोटैटो, राइस, इनमें जो है वो अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। बस इतना हमको ध्यान रखना है। तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये एक फंक्शन और है,
ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन एक और है कि वो फूड मटेरियल्स को रिजर्व के तौर पर स्टोर करके रखता है अलग अलग प्लांट के पार्ट्स में, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द गोल्गी बॉडी, कितना बचा है, लेट मी सी, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे। गोल्गी बॉडी चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। गोल्गी बॉडी को नेक्स्ट क्लास में कवर कर लिया जाएगा। लेक्चर 1 घंटे का हो चुका है, तो 1 घंटे से ऊपर लेक्चर नहीं रखते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने बता रखी है यहाँ पे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। तो हमने जो है वो प्लास्टिड्स के बारे में जाना, जिसमें हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात किया, और उसके अलावा हमने क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी बात कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है और जिसमें नहीं होता है। दोनों का फंक्शन भी हमने देख लिया। देन उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा, काफ़ी डिटेल में हमने स्ट्रक्चर देखा है। इतना डिटेल में स्ट्रक्चर देखने की जरूरत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने देख लिया, क्योंकि अगर कभी सवाल बनता है इस तरीके से तो आप जो है वो आंसर कर सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमने जो है वो देख लिया। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन, जिसका एक मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि सिंगर और निकल्सन के द्वारा दिया गया था। और सिंगर और निकल्सन ने इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये फ्लूइड की तरह, ये फॉस्फोबाइलिपिड का जो लेयर है, ये एक फ्लूइड की तरह जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें ये जो प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये मूव करते रहते हैं फ्लूइड के जैसे। एक पानी के ऊपर जो है वो कोई एक जहाज़ मूव करता है ना, उसी तरह से ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। इनमें हमने देखा स्ट्रक्चर में कि स्ट्रक्चर में जो है वो हमें जो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है, इसमें हम लोगों को एक हेड नज़र आता है जो हाइड्रोफिलिक है, और एक टेल नज़र आता है जो कि हाइड्रोफोबिक है। कुछ प्रोटीन्स के बारे में भी हमने जाना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में, यहाँ आपको क्लियरली नज़र आएगा। दीज आर पेरिफेरल प्रोटीन्स, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स, ये दोनों जो है वो क्या है, दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पर आपको चैनल प्रोटीन नज़र आएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन नज़र आएगा, दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पहले सेल वॉल के बारे में डिस्कशन किया। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, हमने इसके बारे में भी देख लिया, और सेल वॉल जो है वो किस किस ऑर्गेनिज्म में किसका बना होता है, ये भी हमने देख लिया। सो दिस इज़ ऑल फॉर दी कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म में हमने सेल मेम्ब्रेन देख लिया, ठीक है। साइटोप्लाज्म के कुछ ऑर्गेनेल्स देख लिए, साइटोप्लाज्म में हमने जो है वो प्लास्टिड देख लिया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, गोल्गी बॉडी देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया। उसके बाद जो है हम लोग गोल्गी बॉडी हमने गोल्गी बॉडी भी देखा नहीं है, गोल्गी बॉडी से स्टार्ट करेंगे। कुछ ऑर्गेनेल्स बचे हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, है ना। सेंट्रोजोम मैं सेंट्रोजोम को ना न्यूक्लियस के सेल डिवीजन के समय पढ़ाऊंगा, सेंट्रोजोम को अभी नहीं बताऊंगा। सेंट्रोजोम आप लोग जो है वो सेंट्रोजोम को उस समय पढ़ना जब मैं बताऊंगा सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सेल डिवीजन के समय ये सेंट्रोजोम का रोल आता है, बस इसका काम इतना ही है, और वहाँ पर मैं आपको सेंट्रोजोम का फंक्शन बताऊंगा। अभी बताने से बेहतर है उस समय, क्योंकि दो बार मेहनत करनी पड़ेगी, अभी बताना होगा उस समय बताना होगा, उससे बेहतर है कि मैं उसी समय बताऊँ, ठीक है। वैक्यूल को हम लोग देख लेंगे, वैक्यूल जो है उसके बारे में भी कुछ खास है नहीं, बस स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर जो है स्टोरेज के काम में आता है, किसी में बड़ा होता है किसी में छोटा होता है, ठीक है। ये हमने जो है वो कुछ बेसिक्स देख लिए सेल और उसकी ऑर्गेनेल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसी यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स हम लोग देखेंगे। 2 पार्ट में रखना बेहतर होगा, 1-1 घंटे करके, ताकि आपके ऊपर भी जो है वो बर्डन ना हो। जैसे ही हम लोग ये पोर्शन ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो प्लांट की मॉर्फोलॉजी के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि हम लोग जो है वो देखेंगे पॉलिनेशन कैसे होता है, प्लांट जो है वो फर्टिलाइजेशन कैसे करता है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे, जैसे एक बार सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, तो आपके पास जो है वो मेरा टेलीग्राम एक्सेस तो है ही, इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।